हेलो फ्रेंड्स, तैयारी साथ साथ चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हिंदी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए साथ साथ तैयारी करते हैं। इसके पहले हमने आदिकाल के 4 भाग कर लिए हैं, अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न बनता है, खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं। तो खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो, और अमीर खुसरो का समय क्या था, 13वीं शताब्दी। अब हमारा अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल के अनुसार खुसरो ने कब रचनाएं आरंभ की। तो कब आरंभ की, अगर संवत में देखा जाए तो संवत में 1340 के आसपास माना जाता है। अगर ईस्वी में दिया जाता है तो 1283 ईस्वी इनका समय, मतलब इन्होंने रचनाएं आरंभ की थी। खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी बताई जाती है। तो कितनी बताई जाती है, 100। खलिकबारी, पहेलिया, मुकरिया, दो सुखने, गजल आदि के रचयिता कौन है। तो इनके रचयिता कौन है, अमीर खुसरो, और इनका समय रहा है 1255 से 1324 ईस्वी। खुसरो का जन्म कहाँ हुआ। तो खुसरो का जन्म हुआ एटा के पटियाली गांव में हुआ, जो कि कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में किसकी प्रधानता है। तो उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता है। चमन तूतिये हिंदुम अर्रास्त पुरसी, जेमन हिंदुई पुरुष तानाज गोयम। इसका अर्थ है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। तो मतलब ये जो ऊपर जो पंक्तियां दी गई है उसका अर्थ ये है। तो ये कथन किसका है, ये कथन है अमीर खुसरो का। राउलवेर के रचयिता कौन है। तो राउलवेर के रचयिता है रोड़ा कवि। राउलवेर की रचना कब हुई थी। तो राउलवेर की रचना हुई थी 10वीं शताब्दी में। अब हमारा अगला प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है दामोदर शर्मा की रचना। उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचना काल कब है, मतलब इनका रचना काल कब है उक्ति व्यक्ति प्रकरण का, 12वीं शताब्दी में। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता दामोदर शर्मा कौन थे। तो दामोदर शर्मा जी कौन थे, महाराज गोविंद शर्मा के सभा पंडित थे। वर्ण रत्नाकर की रचना किसने की। तो वर्ण रत्नाकर के रचयिता है ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी। तो और ये ज्योतिरीश्वर ठाकुर कौन थे, मैथिल कवि थे। वर्ण रत्नाकर का रचना काल कब का है। तो 14वीं शताब्दी का है, और ये किसके अनुसार है, द्विवेदी जी के अनुसार। तो फ्रेंड, इस प्रकार से देखिए हमारे एक प्रश्न बना था, वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है। तो ये थी ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी की। अब इससे संबंधित ये भी बन सकता है, ये कौन थे, ये थे मैथिल कवि। वर्ण रत्नाकर का रचना काल 14वीं शताब्दी, ये किसके अनुसार है, द्विवेदी जी के अनुसार। इस प्रकार से एक प्रश्न से भी कई प्रश्न बन सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो छोटे छोटे पॉइंट है हम उसको भी कंप्लीट करते हुए चलेंगे। पता है कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, लेकिन इस प्रकार से हमारा एक भी प्रश्न छूट नहीं पाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कीर्तिलता की भाषा को विद्यापति ने क्या कहा। कीर्तिलता की भाषा को विद्यापति जी ने अवहट्ट कहा है। प्राकृत पेंगलम के टीकाकर है, कौन है टीकाकर, वंशीधर जी। विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन से हैं। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, विभांगसार, शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, पदावली, ये सारे इनके रचित मुख्य ग्रंथ हैं। मैथिल कोकिल कौन कहलाते थे। तो मैथिल कोकिल किसे कहा जाता था, विद्यापति जी को। विद्यापति का समय क्या रहा, 1350 से 1460 ईस्वी, ये अनुमान के तौर पे बताया जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि किसे कहा है। तो श्रृंगार रस का वाक कवि विद्यापति को कहा है, और किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। विद्यापति के श्रृंगारिक पदों के संदर्भ में यह कथन किसका है। ये जो कथन नीचे दिया हुआ है, ये कथन विद्यापति के बारे में कहा गया है। तो ये किसने कहा, पहले हम कथन देख लेते। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो ये किसने कहा है, ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, ये कथन दे दिया जाता है, ये
प्रश्न पूछा जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये किसके संदर्भ में ये कथन कहा है, तो उत्तर होगा विद्यापति। विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने कहा, तो रहस्यवादी कहा ग्रियर्सन ने। पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर किसने कहा, तो पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर निराला जी ने कहा। विद्यापति को कौन कौन सी उपाधियों से अलंकृत किया गया है, तो विद्यापति जी को अभिनव जयदेव भी कहा जाता है, मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, नव कवि शेखर भी कहा जाता है। जनश्रुति के अनुसार किस कवि के पदों को गाते गाते चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाते थे, तो किसके पदों को गाकर, विद्यापति के पदों को गाकर। विद्यापति को वैष्णव कवि मानने वाले प्रमुख विद्वान कौन हैं, तो प्रमुख विद्वान है बाबू ब्रजनंदन सहाय और श्याम सुंदर दास जी। विद्यापति की पदावली में रहस्यवाद की व्याप्ति मानने वाले प्रमुख विद्वान कौन हैं, तो देखिए पहला प्रश्न हमारा था वैष्णव भक्त कवि मानने वाले विद्वान थे बाबू ब्रजनंदन सहाय और श्याम सुंदर दास। अब है रहस्यवाद की व्याप्ति मानने वाले प्रमुख विद्वान कौन है विद्यापति की रचनाओं में, ग्रियर्सन, नागेंद्रनाथ गुप्ता और जनार्दन मिश्र। विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारिक कवि मानने वाले प्रमुख विद्वान कौन कौन हैं, तो कौन कौन है, हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्र झा, रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बेरीपुरी। इसमें से अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है तो एक ऑप्शन दे दिया जाएगा जिसके अंदर प्रश्न पूछा जाएगा कि इनमें से कौन नहीं है, तो 3 ऑप्शन इसमें से दे दिया जाएगा, एक कोई और नाम दे दिया जाएगा। उसी प्रकार से ये भी पूछ लिया जाता है 3 कोई और अन्य नाम दे देंगे, एक इसमें से नाम दे देंगे और पूछ लिए जाएंगे कि इनमें से कौन से विद्वान हैं जो कि विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारिक कवि मानते थे। अब हमारा अगला प्रश्न, विद्यापति किसके दरबार के कवि थे, तो विद्यापति थे तिहुरित के राजा शिव सिंह के और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। खन खने नयन कोन अनुसरई, खन खने वसत धूलि तनु भरे। ये पंक्तियां किसकी है, ये है विद्यापति की। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने वाले प्रमुख विद्वान हैं कौन कौन है, गुलेरी जी है, राहुल सांकृत्यायन जी है और आचार्य शुक्ल जी। अपभ्रंश हिंदी नहीं है, इस मत को मानने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चूंकि व्याकरणिक दृष्टि से अपभ्रंश हिंदी से भिन्न है, इसलिए अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। इस मत को कौन कौन मानते हैं, इसको मानते हैं रामविलास शर्मा जी। गाथा को प्राकृत का तथा दोहे को अपभ्रंश का मुख्य छंद किसने माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने गाथा को प्राकृत और दोहे को अपभ्रंश का मुख्य छंद माना है। पदझटका, अरिल्ला और उनसे बने कड़वक आदि किस भाषा के बहु प्रचलित छंद है, तो किस भाषा के, अपभ्रंश भाषा के। आदिकालीन हिंदी साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है, कौन सा है, दोहा। आदिकालीन रासो काव्य के प्रमुख छंद है, कौन कौन से हैं, छप्पय, टोडक, तोमर, पदरी, नारच। ये सारे प्रमुख छंद है कब के, आदिकालीन रासो काव्य के। डिंगल शैली का प्रयोग किस प्रकार की रचनाओं में होता है, डिंगल शैली का प्रयोग होता है वीर रस की रचनाओं में। पिंगल शैली का प्रयोग किस प्रकार की रचनाओं में होता है, कोमल भावों की अभिव्यंजना के लिए किया जाता है। उस पुस्तक का नाम बताइए जो छंद शास्त्र संबंधी पुस्तक है जिसमें प्राकृत और अपभ्रंश की स्फुट रचनाएं की गई है, तो कौन सी रचना है वो है प्राकृत पैंगलम। प्राकृत पैंगलम में जो रचनाएं संग्रहित है उनकी रचनाओं का समय है 11वीं से 14वीं शताब्दी तक। सुनीति कुमार चटर्जी ने प्राकृत पैंगलम को कब का संग्रह कहते हैं, तो ये 15वीं शती के आरंभ का संग्रह कहते हैं। अपभ्रंश नाम किस शताब्दी में प्रयुक्त होने लगा था, तो कौन सी शताब्दी में प्रयुक्त होने लगा था, 7वीं। साधारणतः अपभ्रंश का काल माना गया है, कब से कब तक माना गया है, 600 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। आदिकाल में साहित्य रचना की कितनी धाराएं थी, 3 थी, कौन कौन सी, संस्कृत साहित्य, प्राकृत एवं अपभ्रंश, देश भाषा साहित्य और हिंदी।
ठीक है। सहजिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो सरहपा ने की थी। 9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक संस्कृत अध्ययन के केंद्र कहाँ थे? कन्नौज और कश्मीर थे। कहाँ पे? 9वीं से 11वीं शताब्दी तक संस्कृत अध्ययन का केंद्र कहाँ कहाँ था? कन्नौज और कश्मीर। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये प्रश्नों का संकलन अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।